जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका गुमनाम फसानों में। प्रस्तुत है और एक रहस्यमय कहानी। कभी कभी सस्ते किराए के पीछे छिपा होता है एक ऐसा राज जो कीमत मांगता है, नींद, होश और कभी कभी जान। अर्जुन वर्मा एक 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से दिल्ली ट्रांसफ़र होकर आया था। नए शहर में सबसे बड़ी दिक्कत होती है रहने के लिए जगह। 3 दिन तक फ्लैट ढूंढने के बाद उसे साउथ दिल्ली में एक पॉश इलाके में एक शानदार 2 BHK फ्लैट मिल गया। बिल्डिंग पुरानी जरूर थी, लेकिन जगह साफ और सस्ती थी। किराया इतना कम कि अर्जुन को खुद को शक हुआ, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में ये बात अजीब थी। जब वो मकान मालिक शर्मा जी से मिलने गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए साहब, फ्लैट अच्छा है, थोड़ा बहुत अतीत सब जगह का होता है। आपको फ्लैट पसंद आया तो बात पक्की समझिए। बस बात इतनी है कि पिछले किराएदार की मौत यहीं हुई थी। पुलिस केस क्लोज है, सब क्लियर है, लेकिन आप चाहते हैं तो। अर्जुन को ज्यादा सोचने की आदत नहीं थी। उसने तुरंत कहा, सर, मैं एक लॉजिकल आदमी हूं। भूत प्रेत मेरे लिए किताबों की बातें हैं। और वो फ्लैट किराए पर ले लेता है और उसी शाम शिफ्टिंग कर लेता है। फ्लैट में दाखिल होते ही एक ठंडी सी हवा उसके चेहरे को छू जाती है, जबकि बाहर गर्मी थी। लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगी कुंडी थी। कमरे में हल्की सी नमी की गंध थी, जैसे बहुत समय से वहां कोई रहा ना हो। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जिसकी दरारों से पेपर कटिंग झांक रही थी। एक दीवार पर हल्का सा धब्बा जो ऊपर से नीचे तक फैला हुआ था, शायद ये किसी पुरानी लीकेज का निशान। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, इसका भी रिनोवेशन प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अर्जुन ने लैपटॉप बैग टेबल पर रखा और एक एक कर अपने सामान की पेटियां खोलना शुरू की। किताबें, लैपटॉप, कुछ पुराने पोस्टर और एक छोटा सा म्यूजिक स्पीकर, यह सब उसकी दुनिया थी। कॉफी बनाकर वो मेज पर बैठ गया। हल्की सी धूप अब ढलने लगी थी। कमरे में एक चुप्पी थी, बिल्कुल वैसी चुप्पी जो अकेलेपन को और ज्यादा गहरा बना देती है। वो लैपटॉप पर ऑफिस का मेल चेक कर रहा था, फिर अपने फेवरेट प्लेलिस्ट में से लूफी इंस्ट्रूमेंट चला दिया। पर जब म्यूजिक की शुरुआत हुई तो उसे एक अजीब बात महसूस हुई। बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच कुछ खटकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुला हो। वह अपने कमरे का दरवाजा चेक करता है, फिर किचन का दरवाजा चेक करता है, सब बंद है। अरे यार, नई जगह, पुराना दिमाग, ये सब दिमाग का खेल है, वो खुद से कहता है और वापस बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है, किचन में रखा ग्लास खुद म खुद तन की आवाज के साथ नीचे गिरता है। उसने घूमकर देखा, कोई नहीं था। थोड़ी देर वो वहीं बैठा रहा, आंखें बंद कर, हाथ में कॉफी, लेकिन अब कॉफी का स्वाद कड़वा लग रहा था। उसने घड़ी देखी, 6:57 हो रहे थे और कुछ पल बाद अब भी 6:57 ही था। वो सोचता है घड़ी शायद बंद हो गई है, पर वो नहीं जानता था घड़ी नहीं, वक्त ही उस फ्लैट में हर शाम एक पल के लिए रुक जाता है। 6:57 के बाद जब समय थम जाता है, अर्जुन दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। सुई 6:57 पर अटक सी गई थी।
उसने मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया। 7:03 हो रहे थे। वो सोचता है घड़ी की बैटरी बैठ गई है और वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे की हवा अब थोड़ी सी भारी लग रही थी। खिड़की बंद थी, फिर भी एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो एसी से नहीं, किसी अदृश्य मौजूदगी से निकलती हो। वो उठकर खिड़की की चिटकनी चेक करता है, पर सब कुछ सामान्य दिखता है। अर्जुन ने सोचा कि थोड़ा हल्का फुल्का खाना बना ले। उसने गैस जलाया और रैपर खोलकर मैगी बनाई। गैस की हल्की सिसकारी, बर्तन से टकराती चम्मच की आवाज़ें, ये सारी ध्वनियाँ उस सन्नाटे को थोड़ी देर के लिए तोड़ती है। लेकिन जैसे ही वह प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठा, पत्ती एक पल के लिए झपकती है, फिर जल जाती है। उसका हाथ प्लेट की ओर बढ़ता है, पर तभी पीछे कमरे में दरवाजे की धीमी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, जैसे कोई धीरे से बंद कर दरवाज़ा खोलकर झांक रहा हो। वो घूमकर देखता है, कोई नहीं। कमरे की भीतर की दीवारें अब ज़्यादा पीली नहीं, बल्कि मटमैली लग रही थी, जैसे पुराने फोटो में से रंग छीन लिया गया हो। वो जबरदस्ती ध्यान हटाता है, टीवी ऑन करता है। टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ चैनल आ रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं। साउंड ऑन करने पे भी स्क्रीन म्यूट ही रहती है। और तभी टीवी स्क्रीन पर एक झिलमिलाहट उभरती है, कुछ ऐसा जो वो स्पष्ट नहीं देख पाता, मानो किसी का चेहरा पल भर के लिए दिखा और फिर से गायब हो गया। अर्जुन झटके से टीवी बंद कर देता है। वो गहरी सांस लेता है और खुद को कहता है, न्यू फ्लैट, नए माहौल की आदत लगने में टाइम तो लगता है। वो उठकर बेडरूम में चला जाता है, रात के कपड़े बदलता है, लेकिन जैसे ही वह बत्ती बुझाकर लेटता है, कमरे में घड़ी टिक टिक की जगह अब बिल्कुल सन्नाटा है। इतना गहरा सन्नाटा कि उसको अपनी सांसों की आवाज़ भी भारी लगने लगती है। कुछ पल बाद बाहर किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। वो उठता है, दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकता है। कॉरिडोर में पुराना फूलदान टूटा पड़ा है, जबकि वह तो दिन में कोने में रखा था। किसी ने उसको खिसकाया, लेकिन किसने? अर्जुन कुछ देर उस टूटे हुए फूलदान को घूरता है, फिर धीरे धीरे दरवाजा बंद कर लेता है। कमरे में लौटकर बत्ती बुझाकर खुद से कहता है, कल ऑफिस है, मुझे अब सो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता है, दीवार पर लगे शीशे में कोई हल्की सी परछाई हिलती हुई नजर आती है। वह आंख खोलता है, शीशे में सिर्फ वो खुद है। अर्जुन को कुछ पता नहीं चल रहा था, ये सब क्या हो रहा है। ये उसका वहम है या कुछ और। ये सब सोच सोच में पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2:30 बजे अर्जुन की नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे बाथरूम में किसी ने पानी चालू कर दिया हो। उसने लाइट ऑन की और वो उठकर बाथरूम में गया। नल बंद था, लेकिन शीशे पे उंगलियों के ताज़ा निशान थे और नीचे किसी लड़की के लंबे बाल थे। वो चौंक गया, लेकिन खुद को समझाया, शायद सफाई वाले ठीक से साफ नहीं कर पाए। वो लौट कर सो गया। अर्जुन बिस्तर पर लेट चुका था। कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी। हल्की नीली रोशनी खिड़की के शीशे से भीतर आ रही थी, जिससे कमरे में अजीब सी ठंडी हवा फैल रही थी। लाइट बंद होते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। खिड़की के बाहर सड़क की दूर दूर की आवाजें भी अब जैसे लुप्त हो गई थी। अर्जुन की सांसों की आवाज अब कमरे की एकमात्र ध्वनि बन चुकी थी। उसकी आंखें भले ही बंद थी, लेकिन दिमाग अब भी चल रहा था। नया घर, अजीब माहौल और
आज दिन भर की छोटी छोटी अजीब बातें, बंद घड़ी, टीवी में अजीब झिलमिलाहट। उसने खुद को समझाया, शायद बस एक थका हुआ दिन है। धीरे धीरे वह नींद की हल्की परत में डूबने लगा और तभी एक सपना शुरू हुआ। सपना या कुछ और, अर्जुन खुद को अपने ही कमरे में खड़ा हुआ पाता है। कमरे की हर चीज वैसी ही है, वही बेड, वही खिड़की, वही अलमारी, लेकिन हवा कुछ अलग है, भारी, ठंडी और हर तरफ हल्की सी धुंध तैरती हुई। दरवाजा थोड़ा खुला है और उस दरवाजे के पीछे अंधेरा है, इतना गहरा कि वहां कुछ दिखता नहीं, पर अर्जुन का ध्यान उसी ओर खींच रहा है। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। हर कदम के साथ फर्श का चरमराना और तेज होता जाता है, जैसे कोई उसके कदमों को सुन रहा हो। जैसे ही वह दरवाजा पूरी तरह खोलता है, वहां एक लड़की खड़ी है। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, चेहरा झुका हुआ। वह धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें काली, गहरी और पूरी तरह खाली। वह होठ खोलती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। सिर्फ एक फुसफुसाहट हवा में तैरती है। मुझे किसी ने नहीं सुना। अर्जुन चीखता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसकी आवाज उसके गले में फंस जाती है। अचानक कमरे की दीवार कांपने लगती है। चारों ओर से आवाज आने लगती है। क्यों नहीं सुना मुझे? मैं यहाँ हूँ। मैंने आत्महत्या नहीं की, मुझे मजबूर किया था। और तभी अर्जुन की आंखें खुल जाती है। पसीने से भीगा हुआ चेहरा, सांसें तेज और दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। वह उठकर बैठता है। कमरे में अभी भी अंधेरा है, लेकिन कुछ और भी है। उसके कमरे का वो कोना जहां अलमारी रखी है, वहां हल्की सी आहट होती है, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो या वहां खड़ा है। वह उठकर लाइट ऑन करता है और सब कुछ सामान्य, कोई नहीं, लेकिन अलमारी के पास फर्श पर कुछ पड़ा है। वह झुककर उठाता है। एक पुरानी हेयर क्लिप, टूटी हुई, धूल में सनी हुई। उसके हाथ कांप जाते हैं। ये कहां से आया? अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके साथ क्या हो रहा है? उसे लगा जैसे वो पागल हो जाएगा। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा। आंखें बंद थी, मगर नींद कहीं खो चुकी थी। जैसे दिमाग और दिल के बीच कोई अनकहा डर पसरा हो। हर आवाज, हर परछाई उसे झकझोर देती। और सुबह तक वो सिर्फ जागता रहा, टूटा हुआ, थका हुआ। सुबह की धूप कमरे में झांक रही है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पे कोई राहत नहीं। पिछली रात के अनुभव ने उसकी नींद छीन ली थी। अर्जुन को लग रहा था उसके अलावा भी कोई है यहाँ, जो इस फ्लैट में सांस ले रहा है। वो बालकनी में खड़ा होता है, आंखों में थकावट और हाथ में कॉफी का कप लिए। तभी सामने वाली इमारत की दूसरी मंजिल पर खड़ी एक आधेड़ उम्र की औरत उसे घूरती हुई देखती है। उसकी आंखों में कोई अजीब सी चिंता है। जब अर्जुन उसकी ओर हाथ हिलाता है, तो वो सिर झुकाकर अंदर लौट जाती है। अर्जुन धीरे से बुदबुदाया, क्या यार, दिल्ली में सब इतने अजीब क्यों हैं? लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। अर्जुन दरवाजा खोलता है। सामने वही औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, बाल कंधों तक बंधे, चेहरा शांत, लेकिन आंखें डरी हुई।
वो कहती है, नमस्ते बेटा, मेरा नाम वीपा है। मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। तुम नए आए हो? अर्जुन कहता है, जी हाँ आंटी, मैं अर्जुन, अभी 2 दिन हुए शिफ्ट हुए। वीपा कुछ देर उसे देखती है, जैसे कुछ सोच रही हो, और फिर कहती है, मैं एक बात पूछूं बेटा, क्या तुम्हें रात में किसी के रोने की आवाज आई? अर्जुन चौंक जाता है। वो जवाब देने की कोशिश करता है, वो नहीं, मतलब शायद। वो आंटी का चेहरा अब गंभीर हो चुका था। बेटा, 3 साल पहले इस फ्लैट में एक लड़की थी, निशा। उसने आत्महत्या की थी। बहुत अच्छी थी, पर थोड़ी चुपचाप अकेली रहती थी। एक रात कमरे से चीखें सुनाई दी और सुबह पता चला उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। उस वक्त के बाद इस फ्लैट में जो भी आया ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। ये सुन अर्जुन के पसीने छूट जाते हैं। उसे बीती रात की बातें याद आती है। उसके चेहरे से रंग उतर गया और पीठ से पसीना यूं बह निकला जैसे किसी ने बर्फ से भी ठंडी सच्चाई उस पर उड़ेल दी हो। वो एक क्षण के लिए बोल नहीं पाया, बस धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन ने जल्दी से शर्ट बदली, लैपटॉप बैग उठाया और फ्लैट से बाहर निकल गया। लिफ्ट में खड़ा था तो सामने लगे शीशे में खुद को देखा। चेहरा उतरा हुआ, आंख के नीचे काले घेरे, और अंदर कहीं गूंज रही थी वही बात, निशा। ऑफिस पहुंचने तक उसका मन हजारों उलझनों में घिरा था। हर टाइप की गई लाइन में गलती, हर कॉल का जवाब अधूरा। कभी मोबाइल की स्क्रीन देखता, कभी खिड़की के बाहर, लेकिन मन वही अटका था, उस कमरे में, उस लड़की में और उस नाम में। दोपहर की चाय ब्रेक में उसका दोस्त निखिल पास आता है और कहता है, भाई तू ठीक है ना? आज कुछ अजीब लग रहा है तू। अर्जुन झिझकते हुए बोला, यार कल रात कुछ अजीब हुआ मेरे फ्लैट में। रात भर अजीबोगरीब हरकतें होती रही, किसी के होने का एहसास होता रहा, और फिर आज सुबह मेरी पड़ोसन आई। वो कुछ अजीब बातें कर गई। निखिल गंभीर हो गया और पूछा, क्या बोली वो? अर्जुन धीरे धीरे पूरी बात बता देता है। कुछ पल खामोशी छाई रही। निखिल बोला, सुन, तू मुझे पागल मत समझना, लेकिन मेरा एक पुराना कॉलेज फ्रेंड है, राहुल, पैरानॉर्मल रिसर्चर है। पिछले साल उसने एक बंगलो का केस सॉल्व किया था, जहां 4 लोग एक ही रात में बेहोश हो गए थे। तू चाहे तो उससे बात करके देखता हूं। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर पहली बार उसने राहत की सांस ली। हाँ यार, करवा दे बात, मैं अब और नहीं झेल सकता ये सब अकेला। निखिल ने उसी वक्त राहुल को कॉल मिलाया और दूसरी ओर से एक गहरी आवाज आई। राहुल ने फोन उठाते ही बोला, हाँ बोल निखिल। तभी निखिल बोला, राहुल, मेरा एक दोस्त है अर्जुन, जिस फ्लैट में वो शिफ्ट हुआ है वहां कुछ अजीब बात हो रही है। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर एक वाक्य बोला, क्या उसने उस आत्मा का नाम जान लिया है? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। अगले दिन शाम को 7 बजे राहुल अर्जुन के फ्लैट पर आता है। राहुल शांत लेकिन गहरे स्वभाव का व्यक्ति। फ्लैट में आते ही महसूस कर लेता है, यहाँ कोई है, कोई बेचैन आत्मा। वो अपने साथ EMF रीडर, इंफ्रारेड कैमरा और एक EVP रिकॉर्डर, स्पिरिट बॉक्स भी लेके आया था, जो आत्मा से संवाद करने में मदद करता है। उस रात दोनों ने कैमरे और उपकरण चालू रखे। रात के तकरीबन 1 बजे EMF रीडर जोर जोर से बीप करने लगा। राहुल ने अपनी EMF मीटर पर देखा
तो उसमें एक लाइट जल रही थी। अचानक ईएमएफ मीटर की चारों लाइट अपने आप जल उठी। तब राहुल ने पूछा, अगर यहाँ कोई है तो इस मीटर की 3 लाइट जलाकर दिखाए। तभी ईएमएफ मीटर पर 3 लाइट जल उठी। राहुल ने फिर से पूछा, अगर आपको हमसे कोई बात करनी है या अपने साथ हुई कोई घटना हमें सुनानी है तो कृपया मीटर के पास आकर 2 लाइट जलाइए। कुछ ही देर में 2 लाइट जल उठी। तभी राहुल ने अपना स्पिरिट बॉक्स निकाला और पूछा, आपका नाम क्या है? उसी समय बॉक्स से आवाज आई। राहुल और अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक और आवाज आई। जब अलमारी खोली गई तो उसमें कुछ पुराने पेपर और मैगजीन रखे हुए थे। जब सब सामान बाहर निकालकर अलमारी को ध्यान से देखा गया तो उसके एक कोर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई छोटा टुकड़ा गिरा हो। राहुल के हाथ में अब मेमोरी कार्ड था, जो एक पुरानी अलमारी के कोने से गिरा था। कार्ड को लैपटॉप में डालते ही एकमात्र वीडियो सामने आया। प्ले करते ही स्क्रीन पर एक कमरे में बैठी निशा दिखाई दी। सहमी हुई, उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी। उसने कैमरे की ओर देखा और घबराई आवाज में बोलना शुरू किया, शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं थक चुकी हूँ। डरते डरते जीना अब और नहीं होता। राहुल और अर्जुन की सांसें थम चुकी थी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि जब मैं ना रहूं तब भी सच बाकी रहे। मैं आत्महत्या कर रही हूँ, लेकिन मेरी मौत की वजह सिर्फ मैं नहीं हूँ। मेरी मौत की वजह है मृदुल। हाँ, वही मृदुल, मेरा बॉस। निशा की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। कैमरे के सामने बैठी लड़की सिर्फ एक गवाह नहीं थी, वो अपना आखिरी बयान दे रही थी। उसने मुझे लगातार परेशान किया, कॉल, मैसेज, अकेले में बात करने के बहाने। और फिर एक दिन वो मेरे फ्लैट में आ गया। जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने उसको रोका, धक्का दिया, लेकिन उसके बाद रोज वही धमकियां, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैंने ऑफिस में शिकायत की, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। थक चुकी हूँ लड़ते लड़ते। मैं हार रही हूँ और मृदुल जीत रहा है। लेकिन अगर ये वीडियो कोई देखे तो प्लीज़ ये मत कहना कि मैं सिर्फ दुख में किया। नहीं, मुझे मजबूर किया गया। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं टूटी हुई हूँ। और अगर मैं चली गई तो प्लीज़ मृदुल को मत छोड़ना। वो एक दरिंदा है, इंसान नहीं। वीडियो के अंत में निशा कैमरे की ओर देखती है, मानो किसी से माफ़ी मांग रही हो, और कहती है, माँ पापा मुझे माफ़ करना, मैं अब थक गई हूँ। फिर स्क्रीन काली हो जाती है। राहुल और अर्जुन अब स्तब्ध थे। कमरे की हवा में अजीब सी ठंडक छा गई। ईएमएफ मीटर की लाइट फिर से जल उठी। 3 लाल रोशनी जैसे कोई निशानी दे रही है कि वो आत्मा अभी यही है। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, निशा, हम तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाएंगे। तभी स्पिरिट बॉक्स से एक धीमी पर दृढ़ आवाज आई, अब बस, मुझे इंसाफ चाहिए। अगले ही दिन राहुल और अर्जुन ने निशा की वीडियो क्लिप को एक पेन ड्राइव में सेव कर लिया। वे इसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक पत्रकार मित्र, अनाया शर्मा, जो महिला अधिकार और जस्टिस की लड़ाई लड़ती थी, उससे मिलने का निर्णय लिया। जब अनाया ने वीडियो देखा तो उसकी आंखें भर आई। ये सिर्फ एक सुसाइड नोट नहीं है, ये एक
बिलखती आत्मा की पुकार है। हम इसे दबने नहीं देंगे। अगले ही दिन जब उन्होंने मृदुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी चाही तो पुलिस का रवैया बहुत ठंडा था। कोई ठोस सबूत नहीं है कि वीडियो असली है। हो सकता है लड़की मानसिक तनाव में हो। राहुल का गुस्सा फूट पड़ा। क्यों? जब कोई लड़की मरती है तो उसका आखिरी बयान भी सबूत नहीं होता। वहां अनाया को एक धमकी भरा कॉल आया, इस मामले से दूर रहो नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। राहुल और अर्जुन ने पुलिस में निशा की मौत से जुड़े नए सबूत और वीडियो रिकॉर्डिंग दी, लेकिन पुलिस का रवैया बिल्कुल उदासीन था। ये कोई नया तमाशा है क्या? पुराना केस है, आत्महत्या थी, बंद हो चुका है मामला। इंस्पेक्टर ने फाइल को धूल झाड़ते हुए वापस बंद कर दिया। राहुल गुस्से में था, अर्जुन हताश था। इसी बीच अनाया को रोज रात को अलग अलग नंबर से धमकी भरे मैसेज आने लगे। अगर ज्यादा उछली तो तेरी भी वही हालत होगी जो उसकी हुई। तेरा नंबर अगला है, संभल जा। अनाया डरने लगी थी। उसके मोबाइल पर अचानक वीडियो कॉल आता, लेकिन कोई ना बोलता। सिर्फ सांसों की आवाज और चीखें सुनाई देती। वह जानती थी ये सब सिर्फ डराने के लिए है। कोई उसको निशाना बना रहा है। निशा की आत्मा सब कुछ देख रही थी। उसे पता चल गया था कि अब इंसाफ की उम्मीद किसी इंसानी व्यवस्था से नहीं है। जिसने मुझे मारा अब वो भुगतेगा। जो मुझे चुप करवाना चाहता है अब मैं उसकी चीखें सुनूंगी। उसने तय किया अब मृदुल को छोड़ा नहीं जाएगा। रात को मृदुल के फ्लैट में मृदुल अब भी अपनी दुनिया में मस्त था। उसे पता था कि अनाया डर गई है, पुलिस कुछ नहीं करेगी और निशा तो मर चुकी है। लेकिन उसे ये पता नहीं था निशा अब भी जिंदा थी, मगर किसी और रूप में। वही रात जब अनाया अपने कमरे में सिसक रही थी और राहुल और अर्जुन मदद के सारे दरवाजे खटखटा चुके थे, निशा की आत्मा मृदुल के फ्लैट में दाखिल हो गई। रूम में अजीब सी सरसराहट हुई। टीवी ऑन हुआ, फिर बंद हो गया। मोबाइल में खुद ब खुद वही वीडियो चल पड़ा जिसमें निशा की आखिरी चीखें थी। फिर निशा सामने आई। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, आंखें लहू से भरी। तेरे डर से मैंने खुद को खत्म कर लिया, अब तुझे तेरे डर से ही मारूंगी। एक झटके में मृदुल की सांस रुकने लगी। उसके गले पे वैसे ही निशान पड़ गए जैसे निशा के गले पे थे। रूम की दीवार पर लहू से लिखा गया, तेरी सजा मैं तय कर चुकी हूं। मृदुल को खींचकर पंखे तक ले जाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे निशा ने खुद को फांसी पर लटकाया था। अब वही फंदा मृदुल के गले में था। अगली सुबह मीडिया में हड़कंप मच गया था। फेमस बिजनेसमैन मृदुल की संदिग्ध हालत में मौत। रूम में न कोई घुसा, सीसीटीवी खराब, मौत या बदला। लेकिन दीवार पर एक बात हमेशा के लिए दर्ज रह गई, ये आत्महत्या नहीं थी, ये न्याय था। निशा, जब इंसाफ मर जाता है तो आत्मा को जगना पड़ता है। तो यहाँ खत्म होती है निशा की दर्द भरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिखें आपको यह कहानी कैसी लगी। शुक्रिया और संभल के रहें, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।